नाज़रीन, ईरान ने हिंदुस्तान को उभरती हुई ताकत के तौर पर सराहा है। ईरानी सफ़ीर अली जिलाई का कहना है कि हिंदुस्तान इतना मजबूत हो चुका है कि मगरबी ताकतों के खिलाफ खड़ा हो सके। हिंदुस्तान कोई जनूबी कोरिया या ताइवान नहीं जो मगरब के दबाव में आ जाए। आज अगर किसी लीडर की अप्रूवल रेटिंग सबसे ज्यादा वो नरेंद्र मोदी जी की, कोई लीडर पीस की बात करे वो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। वो बात जो कभी कोई यूथ करे, कोई यूट्यूबर करे तो उसे गद्दार का टैग लगा दिया जाता है, उसे एजेंट का टैग लगा दिया जाता है। वही बात आज की है पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट रऊफ कलासरा ने। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के 10 प्राइम मिनिस्टर भी मिल जाएं तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसे नहीं है। मैं बीएम पाकिस्तानी और बीइंग ए मुस्लिम मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ। अभी अब इटालियन प्राइम मिनिस्टर साहिबा मेलोनी जी जब यहाँ आई थी, उन्होंने कहा था मिस्टर मोदी, उन्होंने तो हैदराबाद हाउस में पूरे प्रेस के सामने कह दिया, मिस्टर मोदी यू आर द मोस्ट फेमस लीडर ऑफ द वर्ल्ड। हम मुसलमान हैं, उनको मुसलमान ममालिक को सपोर्ट करना चाहिए। और उनकी ये स्टेटमेंट सही नहीं है। हम बीइंग अ मुसलमान, हमें मुसलमान कंट्रीज़ को इकट्ठा होना चाहिए, उनको किसी इस्लामी मुल्क की तारीफ करनी चाहिए थी। तो इंडिया बड़ा मुल्क है, हम छोटा है, उनका दिल भी बड़ा होना चाहिए। अगले 15 साल के अंदर भी आप इंडिया के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। आपके पास 20 दिन का तेल पड़े, 20 दिन का, इंडिया के पास अगले 3 साल का तेल पड़े। बता दें, कोई ऐसा दिन आएगा जब मैं कहीं फॉरेन जाऊं तो मैं फखर से कहूं कि मैं पाकिस्तानी हूं और मेरा प्राइम मिनिस्टर बहुत ईमानदार है। मेरे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ना तो कोई तोशाखाना का केस है, ना ही कोई करप्शन का केस है। कोई ऐसा दिन आने की उम्मीद है? दोस्तों, रसिया यूक्रेन की जंग शुरू हुई, उसके बाद अमेरिका और यूरोप ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। उन्हें लगा था कि ऐसा करके वो रूस का हुक्का पानी बंद कर देंगे और रूस खुद ही कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन रूस उनसे भी 2 कदम आगे निकला और उसने अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए भारत और चीन जैसे देशों को सस्ते दामों पर तेल निर्यात करने लगा। अब बात जब देश को आर्थिक फायदे की हो तो भारत के पीएम मोदी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी हरी झंडी दिखाई और भारत रूस से दबाकर तेल आयात करने लगा और देखते ही देखते रूस भारत को तेल निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया। अब ये सब देखकर अमेरिका और यूरोप बेचैन हो गए कि हमने क्या सोचा था और क्या हो गया, और उन्होंने भारत के ऊपर प्रेशर देना शुरू किया कि वो रूस से तेल खरीदना बंद करे। लेकिन उनकी एक न चली और भारत पीछे नहीं हटा। अब यही सब देखकर अमेरिकी प्रतिबंध झेल रहे ईरान की भी जीभ लपलपाई और उसने ये कहा कि भारत आज इतना ताकतवर हो गया है कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे झुका नहीं सकती, और हम चाहते हैं कि भारत जिस तरह रूस से तेल खरीद रहा है उसी तरह हमसे भी तेल खरीदे। दोस्तों, दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान के एक जाने माने पत्रकार हैं रऊफ कलासरा। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के 10 पीएम मिलकर भी भारत के मोदी की बराबरी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है और पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या बातें कर रही है, आइए देखते हैं। ईरान के सफ़ीर ने इंडिया की तारीफ करते हुए कहा है कि इंडिया यूक्रेन और रशिया की वॉर के बाद इतना मजबूत हो चुका है कि मगरबी ताकतों का उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है, मगरबी ताकतें उसको झुका नहीं सकती। क्या कहेंगे आप? एक ईरान के सफ़ीर ने ये स्टेटमेंट दी है। आप सबसे पहले तो ग्राउंड रियलिटीज़ पर बैठ के चेक करें ना कि आपके कौन स्टेटमेंट दे रहा है। इंडिया का अगर प्राइम मिनिस्टर दे रहा है, इफ़ यू गोइंग टू कंपेयर इट विद पाकिस्तान, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है इकोनॉमी के अंदर। इंडिया की जो इस वक्त रिजर्व के अंदर पड़ी है वो 550 बिलियन पड़ी है, आगे पाकिस्तान के पास 6 बिलियन भी नहीं पड़ा हुआ रिजर्व के अंदर। उसके बाद देन यू टॉकिंग अबाउट ऑयल एंड रिफर्म्स के वो अमेरिका उसको अगर मना भी कर रहा है कि वो रशिया से ना खरीदे, इवन दो वो अमेरिका को बैक करके रशिया के साथ खरीद रहा है, उसके बावजूद अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात उसी तरह चल रहे हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें पाकिस्तान के साथ यहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज़ खड़े होके, और पाकिस्तान अगर ये बैकआउट करता है वहाँ से, तो पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी इंटरनेशनली इतना प्रेशर आ चुका है कि मज़ीद उसको पाकिस्तान रीपे बैक कर नहीं सकता। विद द फैक्ट इंडिया इस वक्त सिर्फ रशिया से नहीं खरीद रहे थे, इंडिया इस वक्त रशिया से भी खरीद रहे हैं, ईरान से भी खरीद रहे हैं, सऊदी अरब से भी खरीद रहे हैं और अमेरिका से भी खरीद रहे हैं। आपको पता है ईरान ने भी उनको ऑफर कर दी है। उन्होंने कहा है आप हमसे तेल खरीदें क्योंकि आप पर मगरबी ताकतों का कोई असर नहीं होता, तो आप किसी के दबाव में नहीं आ सकते, तो आप हमसे भी तेल खरीदें। ऑलरेडी वो रशिया से जो है रिकॉर्ड तोड़ तेल खरीद चुके हैं और अब ईरान ने भी उनको ऑफर कर दी है। आप ये देखें कि इंडिया सबसे पहले किसका लाया था? अमेरिका। अमेरिका कौन है? सुपर पावर है, ठीक है। अगर वो उसको पे बैक करके, और अमेरिका की सैंक्शंस लगी हुई हैं ऑलरेडी ईरान के ऊपर, उसके बावजूद अगर ईरान के सफ़ीर ये बात कर रहे हैं तो वो एक सफ़ीर है, वो कोई आम बंदा नहीं है। और वो अगर इंडिया से बात करे कि हमें ऑयल चाहिए, अगर आपको ऑयल चाहिए तो आप हमसे ले लें, अगर इंडिया उनसे परचेज करता है तो क्या आपको ये लगता है कि अमेरिका को नहीं खबर होगी इस चीज़ की? डेफिनेटली। उसके बावजूद वो इंडिया के ऊपर प्रेशराइज नहीं कर सकते, इंडिया को नहीं रोक सकते। विद द फैक्ट अगर ये पाकिस्तान यहाँ पे हो,
पाकिस्तान को ईरान ऑफर करे, पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी IMF इतना कुछ यहाँ पे करे, पाकिस्तान को जो एड अभी मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी। तो ये बेसिकली बात होती है, बूस्टअप होता है आपकी इकोनॉमी के अंदर। आपके पास आपकी इकोनॉमी के पास कुछ पड़ा हुआ नहीं है, आपकी अपनी साख्त कुछ है नहीं, और आप हमें ये बात करें हम यहाँ पे बैठ के कि ईरान क्यों इंडिया से करें। सिस्टर मुल्क ने चलना है, इंडिया ने भी चलना है, ईरान ने भी चलना है, रशिया ने भी चलना है, उन्होंने ये चीज़ों को यूटिलाइज़ करना है। वो इसके ऊपर कर सकते हैं क्योंकि उनके पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं। उनके इंडिया की एशिया के पास से इकोनॉमी बूस्ट होती है, आगे पूरा सेंट्रल एशिया इंडिया रन करता है। आगे पाकिस्तान के पास क्या है? हाँ, इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना, आपके पास कुछ पड़ा नहीं है। आप पेट्रोटिक होके ठीक है चीज़ों को लेके चलते हैं, वो हम हो जाते हैं क्योंकि हम पाकिस्तानी, हमें होना बनता है और हम करेंगे। लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ अगर आप उसके ऊपर आके देखें, चीज़ों के ऊपर आके सर्च आउट करें कि क्यों इंडिया इतना आंखें दिखा रहा है अमेरिका को भी विद द फैक्ट, तो आपको सारी डिटेल्स सामने पता चल जाएंगी। सर कुछ पाकिस्तानी अक्सर ये सवाल खड़ा करते हैं कि ईरान एक मुस्लिम कंट्री होकर इंडिया को इस तरह की ऑफर कैसे कर सकता है। ईरान को, इराक को, पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इंडिया की तरफ उनका झुकाव होना चाहिए। You cannot compare Pakistan with India on the ground realities. Either it's going to be on the economics, either it's going to be on the trades, either it's going to be on the grounds of the state. जो भी आपके यहाँ पे हालात चल रहे हैं, आप इंडिया के साथ लॉन्ग रन के अंदर भी, मैं छोटी एक बात करता हूँ, अगले 15 साल के अंदर भी आप इंडिया के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। आपके पास 20 दिन का तेल पड़े, 20 दिन का, इंडिया के पास अगले 3 साल का तेल पड़े। कि रऊफ क्लासरा जो कि एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान में उनका नाम है, ना सिर्फ पाकिस्तान, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान जर्नलिज्म के हवाले से उनका एक नाम है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान के 10 प्राइम मिनिस्टर भी मिल जाएं, इंडिया का एक प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है उसके बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि तोशाखाना केस में जैसे हमें कभी घड़ी चोरी, कभी कोई इल्ज़ाम हमारे प्राइम मिनिस्टरों पे लगता है, जबकि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो वुमेन एजुकेशन पे अपने जो गिफ्ट हैं वो लगा देते हैं। रऊफ क्लास्टर साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ पर जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके आज तक सबसे पहले तो कानून ही नहीं ठीक हो सका ना। और रऊफ क्लास्टर साहब अगर आज ये बात कर रहे हैं तो ये बात अब तक मीडिया की और टीवी चैनल्स की जीनत रहेगी जब तक तोशाखाना का फैसला नहीं हो जाता, उसके बाद गायब हो जाएगी। उसूलन तो ये होना चाहिए कि यहाँ पर अगर किसी एक इशू को टेकअप किया जाए तो तब तक किया जाए जब तक कि उसका रेजोल्यूशन ना आ जाए, जब तक वो रिजॉल्व ना हो जाए। बिल्कुल, ये बड़ी एक ऑथेंटिक बात की है कि कोई केस आता है, कोई भी ऐसा इशू आता है, वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन चलता है, जैसे ही अदालत उसका फैसला सुनाती है वो केस भी खत्म हो जाता है। मतलब उसे प्रॉपर उसके ऊपर कोई लॉ नहीं बनाया जाता, कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। इस मुल्क में तालीम का फुकदान है, कानून दानों का फुकदान है, ईमानदार लोगों का फुकदान है, और इस मुल्क में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसका सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है वो हमारा अदालती निज़ाम है। और अगर अदालती निज़ाम ठीक हो जाए तो इस मुल्क की 50% चीज़ें वैसी ठीक हो जाएं, तालीमी निज़ाम ठीक हो जाए तो ये मुल्क अपनी पटरी पे आ जाएगा। अच्छा, एक चीज जो हम 75 साल से सुनते आ रहे हैं कि इंडिया दुश्मन है, इंडिया हरीफ है, इंडिया से आगे निकलना है, ये हमें बताया जाता है। इन चीजों में क्यों नहीं हम आगे निकलते कि भाई उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये कर दिया, हम उससे ज्यादा बेहतर काम करेंगे, उनका एजुकेशन बेहतर हो गया, हम उससे ज्यादा बेहतर है, इसके ऊपर क्यों नहीं मुकाबला करते? सबसे जो बड़ा दुश्मन है हमारा वो ला इल्मी है, और उसके बाद कम इल्म वाले लोग जो हैं वो अपने दुश्मन सबसे ज्यादा हैं। लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से हम अपने दुश्मन खुद बने हुए हैं, और दूसरे लोगों को हम अपना दुश्मन समझ के जो अंदरूनी दुश्मन है उनके खिलाफ हम बात नहीं कर रहे। और अगर दूसरों की अच्छी चीज़ों के साथ हमें कंपेयर करना चाहिए तो बिल्कुल करना चाहिए, चाहे वो इंडिया है चाहे वो अफगानिस्तान है, वो कोई भी हो। हम नेगेटिव साइड पे जाते हैं, हम ये कहते हैं उसने ये किया तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। फैशन में हम उनको कंपेयर कर रहे हैं, फैशन में हम उनको कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं, और अब जो हमारे यहाँ पर फहाशी का आलम है उसमें भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इंडिया के लेवल पर आ जाएं। अपनी मूवीज़ में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हॉलीवुड और बॉलीवुड को पकड़ें, लेकिन हमारी पॉलिटिक्स में, एजुकेशन में, कानून में और हमारे हेल्थ सिस्टम में सब कुछ किसी चीज़ में कंपटीशन नहीं है। वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं, बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, दुनिया उनकी तारीफ कर रही है। उस साइड पे मीडिया क्यों नहीं दिखाती? मतलब हमेशा नेगेटिव चीज़, इंडिया में कोई नेगेटिव कुछ भी खबर आती है हम बड़ा चलाते हैं, पॉजिटिव खबर क्यों नहीं चलाते? ये क्यों नहीं बताते कि उनके प्राइम मिनिस्टर बहुत आगे जा रहे हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर बड़ा काम कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। पॉजिटिव खबर तो हम इसलिए नहीं चलाते ना क्योंकि सब कुछ तो कमर्शियल है। आप पैसे कमाना चाहते हैं, आप हॉस्पिटल बना लें, आप पैसे कमाना चाहते हैं, आप स्कूल बना लें, आप पैसे कमाना चाहते हैं, आप यूट्यूब चैनल बना लें, आप पैसे कमाना चाहते हैं, आप मीडिया हाउस खोल लें, तो सब कुछ तो कमर्शियल हो रहा है, पैसे कमाने का काम हो रहा है। यहाँ पे कौन सा कह रहे हैं कोई कि पैसों के साथ साथ हम खिदमत खल्क भी करें, कुछ मुआशरे में पॉजिटिव चीज़ भी लेकर आए। देखिए ना, अगर हॉस्पिटल बना ले, पैसे भी कमाएं, साथ इंसानियत की खिदमत करें, यूट्यूब चैनल बना ले, पैसे भी कमाएं, साथ सच भी बोले, तो 2 चीजें, 2 फायदे हो जाएंगे।
स्कूल बनाए, साथ पैसे कमाए और साथ लोगों को एजुकेशन दें, अच्छी एजुकेशन, तो ये तो डबल फायदा। अच्छी एजुकेशन देने के लिए अच्छे टीचर्स हायर करने पड़ेंगे और अच्छे टीचर्स को हायर करने के लिए अच्छे पैसे देने पड़ेंगे। और हर एक बंदा यहाँ पर कोई एक ज़माना होता था जब टीचर्स जो होते थे ना वो बच्चों के ऊपर मेहनत करते थे, अब सारे नौकरी करते हैं। डॉक्टर्स होते थे वो मरीजों का इलाज करते थे, अब सारे नौकरी करते हैं। ड्यूटी पूरी करते हैं। हाँ जी, ये फ़र्क आ गया है ना।